हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार फिर से मैं हूं प्रिया और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। एक बार सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ जाइए। अब आप ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये पूछना होता है कि एनसीईआरटी बुक्स जो है यूपीएससी के लिए उसमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़े, कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन गाइस यहाँ पे जब एनसीईआरटी की बात आ रही है तो कई सारे स्टूडेंट्स इसे इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमने तो ग्रेजुएशन लेवल कर लिया है या फिर पीएचडी कर लिया है, एमएससी कर लिया है, एमए कर लिया है, तो हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है, क्यों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के तैयारी के लिए, आखिर एनसीईआरटी को इतना ज्यादा वैल्यू क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये सारी जो एनसीईआरटी बुक्स है इसकी काफी ज्यादा रेलेवेंस है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इनमें से कोई भी स्किप आपको नहीं करना है। जैसे साइंस एंड टेक के बारे में आप लोग पूछते हैं कि मैम साइंस एंड टेक के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, तो मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि पहली चीज साइंस एंड टेक करंट में से ज्यादातर पूछा जाता है ना। और इसके साथ साथ साइंस एंड टेक की जो एनसीईआरटीज है वो काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लोगों से जो है साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस ज्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाते, वो एक बेसिक लेवल होता है जो आपने अपने स्कूल डेज में पढ़ लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ गाइज आपका सोशल साइंस, आपका जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है क्लास 7th का, है ना, जो आपका सीसेट पेपर है उसमें रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे जो आपके होते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीसेट में इसका महत्व होता है। सोशल साइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको स्किप आपको करना ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी और बायोलॉजी, ठीक है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी का जो मेन पोर्शन है आपका वो बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स में है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख रहे हैं, जो आपको बिल्कुल पढ़नी है, इन्हें आपको स्किप नहीं करना है। नाउ गाइस, हम बात कर रहे थे कि आखिर एनसीईआरटी का कितना महत्व है, क्या महत्व है इसका, क्या रेलेवेंस है और क्यों इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, है ना। तो इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूं तो आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड काफी अलग अलग होता है। कुछ एमबीए के बुक्स है ना, इनको स्पेशली अगर मैं ओल्ड एनसीईआरटीज की बात करूं, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटीज की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये कई सारे एमिनेंट ऑथर्स के द्वारा लिखा गया है और उन्होंने बहुत दिनों तक, कई कई सालों तक एक्सटेंसिव रिसर्च करके एनसीईआरटी बुक्स को लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी बुक्स जो है इनको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1961 में सेटअप किया गया था। ठीक है, और इनके द्वारा इन बुक्स को पब्लिश किया जाता है। तो ये काफी सालों के रिसर्च के बाद एनसीईआरटी बुक्स को लिखा है और इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ के आप अपने कॉन्सेप्ट्स को काफी इजीली क्लैरिफाई कर सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाती है, आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है। और दूसरी चीज, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो आपका धीरे धीरे करके बिल्डअप होने लग जाता है, उन सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा थोड़ा करके समझ पाते हैं जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, सो गाइस आई एम आई थिंक मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। चलिए ठीक है, यस, सो हम बात कर रहे थे कि बेसिक जो एमिनेंट ऑथर्स हैं उनके द्वारा ये बुक्स लिखी गई है काफी रिसर्च के बाद, और इसीलिए इनके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर पाते हैं। तीसरी चीज के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी आपकी हो जाती है एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक बुक्स है और इनको बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो इसीलिए इनको आप इजिली पढ़ सकते हैं विद इन 7 डेज, विद इन 14 डेज मान के चलो, बहुत ज्यादा आपने टाइम ले लिया, आप सारी की सारी एनसीईआरटीज इजिली खत्म कर सकते हैं और आपका जो बेस लेवल है वो क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी को फिनिश करने
से, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताऊं कि वन कुड नॉट बिल्ड अ ग्रेट बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन, ठीक है। मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, आपको मकान बनाना है, लेकिन आपका ये जो बेस है जो आपने खड़ा किया है ये बहुत ही ज्यादा वीक है, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो ये जो बिल्डिंग आप खड़ी करेंगे ये तो थोड़ा सा हवा का झोंका आया या तो हल्का सा भूकंप आया तो ये बिल्डिंग गिर जाएगा, है ना। तो इसीलिए अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आप बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। सिमिलरली एनसीईआरटी का रोल यूपीएससी के प्रिपरेशन में है। एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप आगे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। इसीलिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी प्रेफर किया जाता है, ठीक है। यस, नाउ गाइस हम बात करते हैं चौथी चीज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कई सारे एमिनेंट ऑथर्स के द्वारा ये बुक्स लिखी गई है, इसीलिए इसमें जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, जो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, आपको जिस लैंग्वेज में लिखी हुई जो भी चीजें हैं वो माना जाता है कि इससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें जो भी चीजें मेंशन्ड है बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे कि विपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई हैं कई सारी एनसीईआरटी बुक्स, इसके अलावा सतीश चंद्रा के द्वारा लिखी गई हैं, आर.एस. शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये जो एमिनेंट ऑथर्स है इन्होंने कई कई साल लगाए हैं और इतना रिसर्च करने के बाद ये एनसीईआरटी बुक्स को इन्होंने लिखा है, ठीक है। सो ये काफी ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है इंफॉर्मेशन के। नाउ अब जब हमने ये समझ लिया है कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है, तो अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और ये कॉमन मिस्टेक है कि हम एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में, पिछले सालों में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पॉइंट नोट करके रख लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लिया है, जैसे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के पूछा गया था, ठीक है। इरीपत्ती के बारे में, तानियूर्स के बारे में एंड घतिकास के बारे में, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री, देखो यहाँ पे फिर से अरघत्ता के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जो है एनसीईआरटी से उठा के पूछा गया है। एनसीईआरटी बुक में इसका रेफरेंस डायरेक्टली ये मेंशन है, ठीक है। मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन है ये, और मेडिवल इंडिया के लिए क्लास 10 की जो मॉडर्न जो आपकी आई थिंक आर.एस. शर्मा वाली बुक है जो, और विपिन चंद्रा वाली क्लास 10 की, तो वो वाली आपकी प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। सो ये डायरेक्ट है, उस एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे आपको डायरेक्ट वहां से रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ ये वाली क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कल्चरल हिस्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी से उठा के आपको दिया गया है, ठीक है। ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है जो डायरेक्ट कई सारे क्वेश्चंस गाइस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। अगर मैं यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑप्शनल की भी बात करूं, कई सारे स्टूडेंट्स का सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा, तो देखो एनसीईआरटी जो 11th और 12th की है ना सोसाइटी वाली, उससे भी डायरेक्ट सोशियोलॉजी ऑप्शनल में 3-4 पूछे जाते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा रेलेवेंस जब एनसीईआरटी का है तो क्यों ना आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो और विद इन 14 डेज आप दूसरे सोर्सेज को फॉलो करने की बजाय एनसीईआरटी को प्रॉपरली गो थ्रू कर लो, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपसे प्रीवियस ईयर्स में एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। नाउ गाइज अब जब मैंने आपको इतना बता दिया कि क्वेश्चंस पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखो हर एक पर्टिकुलर पेपर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हिस्ट्री के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें बहुत अच्छे से हर चीज मेंशन किया गया है, ठीक है। सो हिस्ट्री के लिए अगर आप जाते हो तो ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। वैसे गाइस अगर मैं बात करूं तो ओल्ड एनसीईआरटी अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अब मार्केट में न्यू एनसीईआरटी अवेलेबल है, लेकिन आपको ओल्ड एनसीईआरटी की पीडीएफ बहुत जगह मिल जाएगी, ठीक है। कौन कौन से क्लास की पढ़नी है आपको, क्लास 6 से लेके
क्लास 6 से लेके क्लास 12th तक आपको पढ़नी है। फोकस आपको 11th और 12th वाले पे देना है, ठीक है। अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिलता है तो यू कैन गो थ्रू द तमिलनाडु बोर्ड बुक्स, ठीक है। तमिलनाडु बोर्ड बुक्स भी काफी अच्छी हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हो। आप भी अगर तमिलनाडु बोर्ड बुक्स पढ़ लेते हो तो ये भी अच्छा है। क्लास 6 to 12 एनसीईआरटीज में आवर पास्ट से लेके आपको हर चीज जो है वो प्रॉपरली मिल जाएगी, तो वो आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर मैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू एनसीईआरटी जो है, दिस इज योर पोर्शन फॉर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर ये आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है, जिसमें आपको 11th-12th में आपको एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट ये वाला सेगमेंट इसमें कवर करके रखा है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी जो है ये आपका पोर्शन जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर कर देगा, ठीक है। तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो आप यही वाला पढ़ लो, दिस विल बी एनफ फॉर यू, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इतना ज्यादा उसमें से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो वर्ल्ड यहाँ पे आपको कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, इसमें आपको न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी है, ओल्ड वाली नहीं पढ़नी, नई वाली अच्छी है, अपडेटेड है। न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी है कौन कौन सी, 6th से लेके 12th तक की, ठीक है। काफी पतली पतली बुक है, आप आराम से पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी के लिए न्यू एनसीईआरटी 6th से 12th तक की आपको पढ़नी है। गाइस ये चीज आप मार्क करके रख लेना, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा के आप देख लो, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दिस। ज्योग्राफी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज को पढ़ना, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। देखो इकोनॉमी के लिए भी आप ओल्ड एनसीईआरटीज ले लो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ना, एक तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके साथ क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है माइक्रो, दो है यहाँ पे बुक, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला है और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला है, दो बुक्स है। तो अगर आप माइक्रो नहीं भी पढ़ना चाहते हो ना तो भी ये वाला तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला आप 11th वाला पढ़ लो, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस कई सारे देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनवायरमेंट की बात करती हूँ, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करती हूँ। देखो अगर एनवायरमेंट और इकोलॉजी की मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे जो 12th की एनसीईआरटी है ना, नई वाली न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, ये वाली आपको पढ़नी है, पूरी की पूरी नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ ओनली चैप्टर 16 तक आपको पढ़ना है। लास्ट के जो 4 चैप्टर है ना वो आपको बस पढ़ने हैं, इसके लिए ज्यादा है नहीं, बहुत पतली पतली बुक है। और क्योंकि ऑलरेडी आप वो स्टेज पार कर चुके हैं, ग्रेजुएशन लेवल में आ चुके हैं, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा उन चीजों को समझना, ठीक है। सो पॉलिटी के लिए आप ले लो न्यू एनसीईआरटी ले लो, ये न्यू एनसीईआरटी ले लो आप, कौन कौन सी, क्लास 9 से ले लो आप, 9 to 12 तक आप ले लो, ठीक है। क्लास 9 to 12 आप पॉलिटी के लिए ले लो। आपको फोकस 11th और 12th पे करना है। देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, अगर आपके पास कम टाइम है, आपको 2021 में ही तैयारी करनी है, और आप मतलब बिल्कुल नहीं हो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आपको 21 में निकालना ही है एग्जाम, ठीक है। सो इन दैट केस आप सिर्फ 11th और 12th का फोकस कर लो, 9th 10th का आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत जो है ये मस्ट है, ये आपको पढ़नी है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपको मिनिमम जो है 5 to 10 टाइम्स आपको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। चाहे आप कुछ और करो या ना करो, इसको आपको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। सो ये चीज कर लेना। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप जो है 11th-12th की पढ़ लेना और एम लक्ष्मीकांत को देख लेना, ठीक है। चलिए सो गाइज आपको आई थिंक एक ओवरऑल आइडिया हुआ, ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हिस्ट्री के लिए मैंने कहा आपको ओल्ड एनसीईआरटीज, लेकिन आप अगर दोनों पढ़ो तो अच्छा रहेगा, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी आपका जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे यहाँ पे मैं एक हाईलाइट भी कर देती हूँ हिस्ट्री वाला। देखो आपका जो है क्लास 10th का जो बुक है एनसीईआरटी, क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है वो आपका, इसमें मॉडर्न इंडिया आपका कवर हो जाएगा, ठीक है।
मॉडर्न इंडिया आपका इसमें कवर हो जाएगा। दिस बुक इज रिटन बाय बिपिन चंद्रा, ठीक है। बिपिन चंद्रा की अलग से भी बुक आती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो बिपिन चंद्रा की अलग वाली बुक है ना, उसमें काफी सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी क्लास 10th की पढ़ते हो ना, तो ये सिंपल लैंग्वेज में है एक तो, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक बिगनर हो, आप अभी अभी शुरुआत कर रहे हो यूपीएससी तैयारी की, तो आप क्लास 10th की एनसीईआरटी गो थ्रू करो इंस्टेड ऑफ रीडिंग दैट बिपिन चंद्रा बुक, ठीक है। एनसीईआरटी फिर से बोल रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं, ये ओल्ड एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही बोला हिस्ट्री के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। न्यू एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की, वो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको पढ़ना है, वो भी मैंने स्पेसिफाई किया है। देखो, अगर आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्लास 11th की अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो ये वाली जो बुक है, ये आपको कौन सा पोर्शन कवर करेगी? ये आपको एंशिएंट इंडिया कवर कर देगी। एंशिएंट इंडिया ये आपकी कवर कर देगी। एंड ये एंशिएंट इंडिया का गाइज आपका जितना यूपीएससी का सिलेबस है ना, ये बुक पूरा का पूरा सिलेबस एंशिएंट इंडिया का जो है कवर कर देती है, ठीक है। तो ये वाला मस्ट रीड बुक है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये जो बुक है, ये आर.एस. शर्मा के द्वारा लिखी गई है, तो ऑलरेडी काफी एमिनेंट ये ऑथर है। इनकी लिखी हुई बुक और ऑथेंटिसिटी काफी ज्यादा वैल्यूबल है, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक एज वेल। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, क्लास 9th की अगर आप बुक लेते हो एनसीईआरटी की, ओल्ड एनसीईआरटी, तो ये आपके सतीश चंद्रा के द्वारा लिखी गई है। वैसे तो सतीश चंद्रा की दूसरी भी बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव, एक अलग से बुक है जिसमें एनसीईआरटीज और प्लस बाकी सारी चीजें मेंशन्ड है। लेकिन अगर आप ये जो है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो ये ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में है। फिर से बोल रही हूँ, ये ज्यादा इजिली आप कवर कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसीलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स, यू शुड गो थ्रू द एनसीईआरटी, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दिस बुक्स। ये मेडिवल इंडिया आपका कवर कर देगा। ये वाला पोर्शन जो है पूरा का पूरा क्लास 9th का जो एनसीईआरटी है, ये आपके यूपीएससी सिलेबस का मेडिवल इंडिया का पोर्शन जो है कवर कर देगा, ठीक है। सो गाइज, ये मैंने आपको बताया। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्लास 10th वाली आपको पढ़नी है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बुक आप गो थ्रू कर लेना। और वर्ल्ड हिस्ट्री वाली मैंने यहाँ पे लिख दी है, देखो यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने लिखा है। क्लास 10 वाली बुक आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सो ये वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस आपको इंट्रोडक्शन ही देखना है, ज्यादा आपको डीपली वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं जाना है, ठीक है। और न्यू जो एनसीईआरटीज है ना, हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटी, ये आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। साथ में मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। सोसाइटी आपका जो है, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, इसके लिए क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी को देखना है आपको। इकोनॉमी के लिए आपको क्लास 11th की एक तो देखनी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्लास 12th की दो बुक्स हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो है, ठीक है। मैक्रो वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप माइक्रो नहीं भी देखते हो, तो भी मैक्रो आपको देखना ही देखना है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है न्यू वाली, वो आपको उसमें सिर्फ चैप्टर 13 से लेके चैप्टर 16 तक आपको पढ़ना है, बाकी पूरी की पूरी बुक यहाँ पे नहीं पढ़नी, ठीक है। यू डोंट नीड टू गो थ्रू द होल, पूरी की पूरी बुक यहाँ पे आपको नहीं पढ़नी, बस लास्ट के 4 चैप्टर्स आपके पढ़ने हैं। एक दिन लेके बैठ जाओ, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी के लिए गाइस, अगर आप बिल्कुल नए हो, अभी अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, आपको पहले से कोई आइडिया नहीं है, तो फिर आप 9th to 12th की एनसीईआरटी देख लो, आपको काफी कुछ पता चल जाएगा इसमें। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है और 2021 में ही आपको एग्जाम देना है, इन दैट केस आप सिर्फ 11th और 12th की पढ़ लो, फोकस इस पे करके। और एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये आप स्किप नहीं कर सकते। 5 to 10 टाइम्स इसको रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो विदाउट रिविजन एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। आई होप दिस इज क्लियर। ओके गाइस, सो मैंने आपको आज के सेशन में बताया कि एनसीईआरटीज की क्या रेलेवेंस है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया जाता है यूपीएससी के एग्जाम में। साथ ही हमने बात किया प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे, वो भी मैंने आपको हाईलाइट किए, और कौन कौन सी एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, कौन से में न्यू पढ़नी है, कौन से में ओल्ड, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन।